हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है डॉक्टर श्रेय बारोट। मैं जोगी आयुर्वेद हॉस्पिटल सूरत गुजरात से हूँ। फ्रेंड्स, मैं आपको आज एक बहुत ही गंभीर रोग के बारे में बताना चाहता हूँ और वो है अस्थमा। अस्थमा के कई सारे नाम हैं। लोग उसको दम नाम से जानते हैं। मॉडर्न में उसको ब्रोंकियल अस्थमा कहते हैं। और हमारे आयुर्वेद शास्त्र में कई सारे श्वास रोग बताए गए हैं। उसमें से अस्थमा है तमक श्वास। आयुर्वेद शास्त्र में अस्थमा को तमक श्वास नाम से जाना जाता है। यह रोग इतना गंभीर है कि पूरे वर्ल्ड में फैल कर बैठा हुआ है। सांस फूलने की बीमारी, सांस लेने में दिक्कत आना, ये सब बीमारी से, अस्थमा की बीमारी से लोग स्प्रे, पंप, इन्हेलर ये सब चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं और उनकी डेली रूटीन लाइफ में पंप लेना और इन्हेलर लेना वह एकदम रूटीन काम जैसा बन गया है। हमें पूरी दुनिया में अस्थमा के बहुत सारे पेशेंट्स देखने को मिलते हैं। अस्थमा में हमें शरीर में क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं, पेशेंट क्या तकलीफ़ महसूस करता है। अस्थमा में सांस फूल जाती है। जब भी अस्थमा का अटैक आता है तब पेशेंट्स को सांस फूल जाती है, उसे सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। उसके पूरे बॉडी में से स्वेटिंग होता है, पसीना छूटने लग जाता है। उसकी छाती में घबराहट सी महसूस होती है, जकड़ाहट सी महसूस होती है और छाती में कई बार भारीपन महसूस होता है। बहुत ज़्यादा खांसी आती है और खांसी के साथ बलगम भी बाहर निकलता है। जब भी एटमॉस्फेयर में ठंड का और रूखेपन का वातावरण बन जाता है, उस दौरान भी अस्थमा के पेशेंट्स को यह लक्षण ज़्यादा देखने को मिलते हैं। एक्चुअली पेशेंट को ये अस्थमा की बीमारी क्यों होती है, बॉडी में, हमारे शरीर में ऐसा क्या होता है तब अस्थमा के लक्षण हमें देखने को मिलते हैं। जब भी हम सांस लेते हैं वह सांस श्वसन नलिकाओं में से हमारे फेफड़ों में जाती है। अस्थमा के पेशेंट में यह जो श्वास नलिका होती है वह छोटी छोटी श्वास नलिकाओं में सूजन आ जाती है और सूजन आने की वजह से उनमें बलगम, म्यूकस का प्रोडक्शन बढ़ जाता है और वहाँ की श्वसन नलिकाओं में एक सिकुड़ जाती है। उसकी वजह से उनको पूर्ति मात्रा में ऑक्सीजन फेफड़ों में नहीं मिलता है और उसकी वजह से अस्थमा के पेशेंट्स को सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। ये तो हमने देख लिया कि अस्थमा के पेशेंट में कैसे कैसे लक्षण देखने को मिलते हैं, लेकिन किस वजह से अस्थमा हो सकता है, कौन से ऐसे रीज़न्स है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। वैसे तो कई सारे रीज़न्स हैं, लेकिन कुछ प्रॉपर इंड्यूसिंग और ट्रिगरिंग रीज़न्स है जिससे अस्थमा बढ़ जाता है या फिर अस्थमा उत्पन्न भी हो सकता है। जीनेटिक रीज़न्स, यानी कि किसी व्यक्ति को उनके परिवार में, माता पिता को या परिवार में किसी को अस्थमा है तो उनके बच्चों में भी अस्थमा के डिसीज़ आने की संभावना रहती है। फिर है ओबेसिटी, ज़्यादा ओबेज पर्सन जिसमें ज़्यादा मेदस्विता है, जो ज़्यादा स्थूल है, उन व्यक्तियों को भी अस्थमा आ सकता है। फिर है धूल, पॉल्यूशंस और ऐसी कई इत्यादि रीज़न्स है जिनकी वजह से हमारे फेफड़ों को नुकसान होता है और अस्थमा जैसे बीमारियां हमें आ सकती हैं। जो व्यक्ति ज़्यादा स्मोकिंग करता है उन्हें भी अस्थमा की बीमारी आ सकती है। स्मोकिंग करता है या फिर पैसिव स्मोकिंग भी करता है, अगर कोई धूम्रपान कर रहा है, उसके पास में अगर आप खड़े हो और आपके सांस में भी अगर वह स्मोकिंग जा रहा है तो उसे कहते हैं पैसिव स्मोकिंग, उससे भी अस्थमा हो सकता है। जो ज़्यादा खाने में स्वीट्स लेते हैं, ज़्यादा खाने में कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब चीज़ों का, कोल्ड थिंग्स का ज़्यादा उपयोग करते हैं, उन्हें भी अस्थमा की बीमारी बढ़ती है। और दूसरा है कि जब वातावरण में ठंड बढ़ जाती है तब भी अस्थमा के अटैक बढ़ जाते हैं। हम देखते हैं कि जब भी ठंड की सीज़न आती है तब अस्थमा की बीमारी लोगों में बढ़ती हुई देखने मिलती है। फ्रेंड्स, हमने ये सब रीज़न्स जान लिए हैं। अब अस्थमा से हमें अगर छुटकारा पाना है, अगर अस्थमा को दूर भगाना है तो हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैंने ये जो सब आपको रीज़न्स बताए वो सब रीज़न्स को अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। अगर आपकी रूटीन लाइफ, आपकी लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस आप ला सकते हो तो आप अस्थमा से बच सकते हैं।
हमारे आयुर्वेद शास्त्र में अस्थमा के लिए बहुत ही अच्छी ट्रीटमेंट है और बहुत ही सचोट ट्रीटमेंट बताई गई है, जिससे अस्थमा की बीमारी से हमें आज़ादी मिल सकती है। हम देखते हैं कि अस्थमा के पेशेंट्स पंप लेते हैं, नेबुलाइज़र लेते हैं या फिर कुछ इन्हेलर का उपयोग करते हैं। वह क्या है? पंप और इन्हेलर एक ब्रोंकोडायलेटर है। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि अस्थमा की बीमारी में श्वसन नलिका जो होती है वो सिकुड़ जाती है, तो यह जो ब्रोंकोडायलेटर हम लेते हैं वह अंदर जाकर वह श्वसन नलिका को डायलेट कर देते हैं और पूर्ति मात्रा में ऑक्सीजन मिलने के कारण हमें तुरंत ही रिलीफ मिलता है। इसकी वजह से अस्थमा के पेशेंट्स ये पंप या इन्हेलर का बार बार उपयोग करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, यह इमरजेंसी में काम आने वाली मेडिसिन तो है, लेकिन यह एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। मैं आपको खास करके बताना चाहता हूँ कि आयुर्वेद शास्त्र में आयुर्वेद औषधियों द्वारा अस्थमा का बहुत ही अच्छा सचोट इलाज है। अगर आप घर पर बैठकर भी अस्थमा का इलाज करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर कॉल करके आप सीधा ऑनलाइन हमारे साथ कंसल्ट कर सकते हैं। वॉइस कॉल या वीडियो कॉल द्वारा आप हम डॉक्टर्स के साथ बात करके उसका एक आयुर्वेद इलाज करवा सकते हैं। मैं फिर से कहता हूँ फ्रेंड्स, आयुर्वेद में अस्थमा का बहुत ही अच्छा इलाज है। हमारे यहाँ जोगी आयुर्वेद हॉस्पिटल में कई सारे पेशेंट्स ओपीडी में ऐसे अस्थमा के आते हैं और ऑनलाइन कंसल्टेशन द्वारा भी ऐसे कई सारे पेशेंट्स हैं जिनका आयुर्वेद की औषधि द्वारा हमने अस्थमा का इलाज किया है। मैंने देखा है कि कई पेशेंट्स के पंप भी बंद हो चुके हैं या फिर जिनको सीवियर अस्थमा है, जो दिन में 3 या 4 बार पंप लेते थे या इन्हेलर का यूज़ करते थे, उनको भी सिर्फ 1 या 2 बार पंप लेना पड़ता है। अगर अस्थमा के लिए आपकी कोई एलोपैथी मेडिसिन चल रही है तो उसके साथ साथ आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी ले सकते हो। आयुर्वेद मेडिसिन लेने से कोई साइड इफ़ेक्ट्स उसके साथ नहीं होगी। अब कुछ होम रेमेडीज़ भी है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। हम कहीं भी आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर पे से भी यह चीज़ ले सकते हैं। सीतोपलादी चूर्ण 100 ग्राम लेना है, उसमें यष्टि मधु चूर्ण 100 ग्राम, उसके बाद उसमें वासा चूर्ण 50 ग्राम जितना ऐड करना है और उसके अंदर 30 ग्राम जितना त्रिकटु चूर्ण मिक्स करना है। यह सभी चूर्ण को मिक्स कर उस पाउडर को आप एक चम्मच सुबह दोपहर शाम मध के साथ, हनी के साथ मिक्स करके चाट के ले सकते हो। दूसरी एक रेमेडी भी है, वो है नागरवेल के पत्ते। हम पान की दुकान में जाते हैं और जो पान खाते हैं वह जो पत्ते होते हैं वह नागरवेल के पत्ते हैं। वो पत्ते लेकर आप 3 या 4 पत्ते अपनी छाती पे रख कर उस पे एक हीटिंग पैड द्वारा या फिर गर्म पानी की जो बैग होती है वो रख कर अच्छे से उसकी सिकाई करनी है। यह सिकाई करने से भी अस्थमा में काफ़ी अच्छे रिजल्ट पाए गए हैं। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो उपयोगी रहेगी। अगर किसी को अस्थमा है तो ज़रूर आप इस वीडियो को उन तक पहुँचाइए। इस वीडियो को अपने फैमिली मेम्बर्स में या अपने फ्रेंड सर्कल्स में फॉरवर्ड कीजिए। आयुर्वेद को अपनाओ और स्वस्थ रहो। धन्यवाद।